हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने पूरा जो प्रोसेस था, ठीक है, अकाउंटिंग के जो स्टेप्स थे अच्छे से समझ लिए। ठीक है, पूरा कम्युनिकेशन तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम पहले पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक का जो सीक्वेंसिंग है ना, थोड़ा कंसेप्ट के हिसाब से नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले हम अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं और फिर हम पूरा रीड कर लेंगे। ठीक है, रीड करना फॉर्मेलिटीज है। ठीक है, रीड करेंगे, लेकिन हर चीज़ पूरा बुक में जो दी हुई है सब मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट मुझे लग रहा है कि पहले हम ना पूरे कंसेप्ट समझ लेते हैं, बिकॉज कंसेप्ट के लिए ना एक सीक्वेंस लगता है। साइंस वाला कोई बच्चा होगा या कॉमर्स वाला भी होगा, एक सीक्वेंस में ही समझ में आता है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ हम पहले सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो समझने के लिए ज़रूरी हैं पर आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दी हैं। है ख्याल में इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम तो जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम के लिए ये सोचेंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या याद करना है, वो तो आपको आईसीएसआई के मटेरियल के हिसाब से ही जाना है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि पहले हम पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, सारे एग्जाम्पल्स कंसेप्ट सब समझ लेते हैं, और उसके बाद में एक एक जो जो हमने कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लिए हैं उसकी थ्योरी में रीड करवाते जाऊंगा और एग्जाम के हिसाब से आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, आपको तैयारी कैसी करनी है ये भी मैं आपको बताते जाऊंगा। क्लियर है? चलो, तो अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा हो चुका है, आपको एक आइडिया आ गई है। ठीक है, कि जर्नल क्या होता है, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होती है आपको पता चल गया है। ठीक है, फिर लेजर में जो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन वाली स्टेप में पोस्टिंग होती है, फिर बैलेंसिंग होती है, और बैलेंसेस निकालने के बाद हम समराइजिंग स्टेप पे आते हैं, जिससे हम पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि डेबिट और क्रेडिट के टोटल इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता ही होता है, और इसीलिए टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए। ठीक है, और वही हम मैच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और अगर सब सही है तो हम अपना जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है पीएनएल एंड बैलेंस शीट वो हम वहां से बना लेते हैं। क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर समराइजिंग के भी आगे मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, समराइजिंग के आगे हम क्या करते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है, उसके अंदर आता है रेशियो एनालिसिस जो आप पढ़ोगे। ठीक है, इधर उधर आएगा कहीं ना कहीं। तो रेशियो एनालिसिस हम पढ़ते हैं, जिसको मैंने आपको बताया भी था, रिलेटिव कंपैरिजन कहते हैं। दो अलग अलग कंपनी के नंबर्स से आप रिलेटिव कंपैरिजन करते हो, रिलेटिव परफॉर्मेंस आपको पता चलता है कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस कैसा था, अच्छा था या बुरा था। और मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ आप अपने नंबर्स देखोगे, अपनी सेल, अपना प्रॉफिट, अपना कैपिटल, वो अच्छा बुरा नहीं होता है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट नंबर्स है। एब्सोल्यूट नंबर्स अकेले में अच्छे बुरे नहीं होते। ठीक है, यू हैव टू कंपेयर इट विथ अदर बिजनेसेस ऑफ सेम फील्ड। सेम फील्ड में जो दूसरे बिजनेसेस काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस उनसे बेटर था या खराब था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं, और वहीं से पूरे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम्स, या उसी को कहते हैं बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कि अकाउंटिंग क्या बेसिस पे हम करेंगे। अब ये पहले तो क्या होता है हम पहले समझ लेते हैं कि बेसिस की ज़रूरत क्या है। कि जब भी आप एक ट्रांजैक्शंस को हम ले लेते हैं एग्जांपल कि आप परचेसिंग कर रहे हो। ठीक है, परचेसिंग हम कैसे करते हैं? परचेसिंग के लिए पहले हम इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हमको खरीदना है वो कहाँ मिलता है, फिर उस लोकेशन पे कितने वेंडर्स हैं, कितने सप्लायर्स हैं, फिर सबसे हम इंक्वायरी करते हैं, उनको बताते हैं कि हमको इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो बताओ आप क्या प्राइस चार्ज करोगे। हम प्राइस के कोटेशंस मंगाते हैं,
और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से सप्लायर को ऑर्डर देना है, और फिर उससे हम नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, कि पैसा कब देना है, क्या क्रेडिट मतलब उधारी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैश में देना है या उधारी में देना है, क्रेडिट पे देना है तो फिर कितने दिन की उधारी है, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, जो भी क्रेडिट आप ले सकते हो, आप मांगते हो, ठीक है, तो पूरा वो सब चलते रहता है। समझ रहे हो, मतलब आप इवेंट समझो, कितने सारे इवेंट्स होते हैं, एक एक चीज, एक एक एक्टिविटी से कनेक्टेड कितने सारे इवेंट्स होते हैं। इंक्वायरी करना, उनको प्राइस मांगना, फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई चलो इससे लेंगे, ABC लिमिटेड से हम इतने इतने मटेरियल खरीदेंगे, फिर आप उसको फॉर्मली अप्रोच करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन पूरा नेगोशिएट करोगे, और फिर एक फॉर्मल ऑर्डर प्लेस होता है, फॉर्मल ऑर्डर प्लेस होगा, फिर वो विद इन सम डेज आपको गुड्स डिस्पैच करेंगे, फिर आप गुड्स को रिसीव करोगे, फिर गुड्स के साथ इनवॉइस आएगी, बराबर, इनवॉइस बिल बनेगा, और फिर वो बिल के बदले में आप पेमेंट करोगे। तो सोचो, परचेस में इतने सारे चीजें हो रही हैं। अब मुझे ये बताओ कि मैं परचेस की एंट्री बुक्स में कब पास करूं, कब, कब का मतलब व्हेन, टाइमिंग क्या होगी। सोचो कितने सारे इवेंट्स हैं, टाइमिंग कैसे डिसाइड करोगे। जब आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया वो भी एक इवेंट होता है, जब आपने उनको ऑर्डर प्लेस किया वो भी एक इवेंट होता है, उन्होंने गुड्स आपको डिस्पैच कर दिए वो भी एक इवेंट होता है, आपको गुड्स मिल गए वो भी एक इवेंट होता है, फिर वो लोग एक फॉर्मल इनवॉइस भेजते हैं, बिल, वो भी एक इवेंट होता है, और फिर आप वो बिल का पेमेंट करते हो वो भी एक इवेंट होता है। तो अब मुझे सोच के बताओ कि आप कौन से इवेंट पे एंट्री पास करोगे, क्योंकि हर इवेंट अलग अलग डेट पे होगा, ऑर्डर प्लेस करने की डेट अलग है, गुड्स डिस्पैच करने की डेट अलग है, गुड्स रिसीव होने की डेट अलग है, इनवॉइस मिलने की डेट अलग है, पेमेंट करने की डेट अलग है, सबके डेट्स अलग है। तो मुझे ये बताओ सोच के कि आप कौन सी डेट पे, कौन से इवेंट पे ये मानोगे कि आपकी परचेसिंग हो गई है, ट्रांजैक्शन हो गया है, ये कैसे मानोगे, ये कैसे पता करोगे। आए ख्याल में। तो हर चीज में ऐसे होता है। सेल का एग्जाम्पल लोगे वैसे ही होगा, जो आपसे कोई गुड्स लेने आएगा तो पहले तो इंक्वायरी करेगा, पूछने आएगा, देखेगा, बरोबर, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करेगा, फिर बोलेगा ठीक है इतना इतना मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर हम गुड्स उसको भेजेंगे, फिर उसको भी गुड्स मिलेंगे, फिर हम उसको एक फॉर्मल इनवॉइस मांगेंगे, देंगे, फिर वो इनवॉइस का पेमेंट करेगा। सेल में भी ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, समझ रहे हो। तो मल्टीपल चीजें होते रहती है, तो आप बेसिस कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे लिए कब वो ट्रांजैक्शन हो गया है, कब उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्डेबल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसकी टाइमिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए लगता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, उसी के लिए लगता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, तो दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, नाम में ही मीनिंग है कि कैश के हिसाब से अकाउंटिंग करो। जब कैश आ रही है रिकॉर्ड करो, जब कैश जा रही है रिकॉर्ड करो, मतलब सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करो, कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, कैश के मूवमेंट के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। आए ख्याल में। तो जब भी आप परचेज का पेमेंट करोगे तब परचेज रिकॉर्ड होगा, जब तक पेमेंट नहीं होता आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में परचेज की एंट्री पास नहीं कर सकते। फिर अगर आपने सेल किया है तो जब आपको पैसा मिलेगा, कस्टमर से रिसीव होगा, तब आप सेल की एंट्री पास करोगे। कैश के बेसिस पे सब होता है, ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हर एक्सपेंस का जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट की डेट पे आप वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे। तो सैलरी का खर्चा कब होगा, जब आप एम्प्लॉय को पेमेंट करोगे, पेमेंट के थ्रू ही आप सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करोगे। तो हर चीज में कैश के इनफ्लो एंड कैश के आउटफ्लो के हिसाब से आप अकाउंटिंग करते हो, और उसको कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड, ठीक है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस पे कैश के हिसाब से रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है, और जिसमें कैश का कोई फ्लो नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, जहां कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है वहां पे
रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी, कैश के हिसाब से सारा निकलेगा, प्रॉफिट लॉस भी उसी से निकलेगा। अब आप खुद सोच के बताओ क्या ये सही है, क्योंकि आपको पता ही है कि कैश का पेमेंट आगे पीछे हो सकता है, रिसीट्स का भी पे मतलब टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। सोच के देखो, अगर आपने 2 महीने से सैलरी पे नहीं की है तो क्या आपका सैलरी का एक्सपेंस हुआ ही नहीं है? अपना अगर आपने 3 महीने से रेंट नहीं भरा तो क्या 3 महीने से रेंट का खर्चा नहीं हुआ? समझ रहे हो? तो ये होता है कैश बेसिस में, ये प्रॉब्लम होती है कि हर चीज अगर सही ढंग से हो रही है तो कैश और एक्चुअल ऑलमोस्ट मैच हो जाता है। पर अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपको पैसे किसी ने नहीं दिए हैं, तब वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और काफी हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे, काफी ऐसे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स आप पढ़ोगे जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो गलत भी आ सकता है। तो ये हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा भी तो समझेगा नहीं, बट जस्ट एक आइडिया रखो कि कुछ ट्रांजैक्शन और इवेंट ऐसे होते हैं जहां पे एक्चुअल कैश फ्लो का आना जाना नहीं होता है, ठीक है। वो बुक में लेकिन रिकॉर्ड किया जाता है और वो प्रॉफिट लॉस सही तरीके से निकालने के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज नहीं होता। आई ख्याल में कि एक तो टाइमिंग आगे पीछे होता है, अगर आपने डिले किया पेमेंट में या आपको पैसे मिलने में डिले हुआ तो आपका प्रॉफिट लॉस बरोबर नहीं आएगा। आई ख्याल में एक्सपेंस और इनकम बरोबर रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। और अगर कुछ ट्रांजैक्शन है जो जरूरी होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो ही नहीं पाते, और इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो प्रॉफिट लॉस निकल रहा है इस बेसिस से वो सही है। और हमारा सबसे बड़ा पर्पस यही है कि हमको ट्रू प्रॉफिट लॉस निकालना है। ट्रू ट्रू मतलब एकदम जो रियल प्रॉफिट है। अकाउंटिंग के ये इसके वजह से वो गलत नहीं होना चाहिए, जो आपका रियल प्रॉफिट है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि आप उससे डिसीजन सही ले पाओ। क्लियर है? ठीक है। तो ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये यूज नहीं होता। तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, गहराई में यहां जाना है जहां आप डूब जाओगे। तो वो है अक्रूवल, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसी को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब देखो, आपका पेपर एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, काफी चीजें मैं बताऊंगा और आप हो सकता है नोट ना कर पाओ, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपका पेपर एमसीक्यू नहीं है, रिटन पेपर है, ठीक है। तो बारीकियां, एक एक वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और इसीलिए मैं बिना रीड करके ही आपको पहले समझा रहा हूं, क्योंकि यहां अभी आपको लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। तो वो जो भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया है वही हम सब रीड भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम पूरा फोकस समझने पे लगाते हैं। क्लियर है? चलो, तो सर ये अक्रूवल बेसिस क्या होता है? ये अक्रूवल, अक्रूवल क्या है? ये अक्रूवल, अक्रूवल, ठीक है। तो अक्रूवल बेसिस कहता है कि इनकम, अच्छे से सुनना, ये थोड़ा आपने हो सकता है 11th 12th में ना पढ़ा हो, यही है जो डायरेक्शन अब आपका बदलेगा, ध्यान दो। इनकम एंड एक्सपेंसेस अक्रूव, बस ये कंसेप्ट बोलता है कि इनकम और एक्सपेंस अक्रूव होते हैं, ठीक है, वो अक्रूव होते हैं। अक्रूव होते हैं का क्या मतलब है? अक्रूव होने का मतलब होता है कि वो ड्यू हो रहे हैं, ड्यू हो रहे हैं, ठीक है। ड्यू हो रहे हैं का मतलब क्या हो रहा है कि कोई चीज हो गई है, उसमें आप बाइंड हो गए हो, बाइंड होने को कहते हैं ड्यू होना। एग्जाम्पल लेते हैं, सैलरी कब आपको देनी ही पड़ेगी, सोच के देखो, बहुत आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा। 11th 12th जो नॉर्मल 11th 12th पढ़ चुके हैं बिना अक्रूवल के, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। आपको यहां से अब मेरी टीचिंग स्टाइल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से सुनने हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप कोई भी खर्चे में कब बाइंड हो जाते हो वो सोचो। सैलरी देने के लिए मैं कब बाइंड होता हूं? जब सामने वाले ने 30 डेज मेरे लिए काम कर लिया, जब सामने वाले ने मतलब एम्प्लॉय ने 30 डेज काम कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल अप्रैल महीना है, 30 अप्रैल आ गया, 30 दिन पूरे अप्रैल के उसने मेरे लिए काम कर लिया। अब क्या होगा, जैसे ही 30 तारीख निकली मैं बाइंड हो गया, मैं बाइंड हो गया ना। अब मुझे वो 30 डेज की सैलरी पे करनी ही पड़ेगी, मैं बाइंड हो गया हूं।
अब मैं वो अगले महीने की 1 तारीख पे करूं, अगले महीने की 7 तारीख पे करूं, अगले महीने की 15 तारीख पे करूं, पेमेंट की डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले आप पेमेंट 2 महीने बाद करो, पर पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? ये होता है अक्रूवल। आप कब बाइंड हो रहे हो वो देखो। अब बाइंड क्यों होते हैं वो आपको समझना है, ठीक है? कि मैं सैलरी में बाइंड क्यों हो रहा हूं, कब हो रहा हूं, ये भी एक रेलेवेंट सवाल है। और क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैंने बेनिफिट लिया है। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कब हो माने जाते हैं? जब आपको उसमें से बेनिफिट मिल गया है। बस यहां से अब आपको सोचना चालू करना है कि हर जो खर्चा आप करते हो उसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है, इसीलिए तो वो खर्चा है ना, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट मिला। एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले एम्प्लॉई को आप सैलरी दे रहे हो, सैलरी एक खर्चा होता है। क्यों होता है? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा। जब आप एक्चुअली जॉब करोगे ना तब आपको समझेगा कि सैलरी का क्या मतलब होता है। आपको घिसना पड़ता है, 30 दिन पूरा आप काम करते हो ना, तब जाके सैलरी मिलती है। तो 30 दिन सामने वाला आपसे बेनिफिट ले रहा है, आप उसके मुताबिक काम कर रहे हो, वो आपसे काम करवा रहा है। तो ये जो काम करवाना है ये एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट होता है और एम्प्लॉय के लिए खर्चा, मतलब एफर्ट्स होते हैं, इसीलिए वो उसकी कमाई मानी जाती है और एम्प्लॉयर के लिए वो खर्चा माना जाता है, क्योंकि वो बेनिफिट्स रिसीव कर रहा होता है। तो सैलरी में ये बेनिफिट है कि एम्प्लॉय आपके हिसाब से काम करते हैं, आपका काम करते हैं, वो आपका बेनिफिट है। जो आप कहोगे वो आपका काम करेंगे। दिस इज द बेनिफिट यू डिराइव फ्रॉम द एम्प्लॉयज। फिर मुझे बताओ, रेंट में आपको क्या मिलता है? आप रेंट भरते हो, ठीक है? रेंट किसको देते हैं? रेंट हम देते हैं लैंडलॉर्ड को, ठीक है? लैंडलॉर्ड जो मालिक है, ओनर है, उसको हम रेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो, रिसोर्स आप यूज कर रहे हो, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है और उसको यूज करके आप बिजनेस कर रहे हो, सेल डिराइव कर रहे हो। आ रहा है समझ में? तो बिल्डिंग को यूज करना, ये बेनिफिट मिलता है। फिर आप इंटरेस्ट पे करते हो, याद आ रहा है? इंटरेस्ट, ब्याज भरते हो। इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? क्योंकि किसी और का पैसा आप यूज कर रहे हो। हर चीज में देखो कोई ना कोई बेनिफिट, सर्विस या रिसोर्स इन्वॉल्व है। रेंट में बिल्डिंग इन्वॉल्व है, बिल्डिंग से आपको बेनिफिट मिल रहा है। इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें सामने वाले का कैपिटल जो है, सामने वाले का जो पैसा है वो आपने यूज किया है। फिर स्टेशनरी आपका खर्चा है, क्योंकि आपको कुछ मटेरियल मिल रहा है जो आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंच रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जो मोबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है ये उनकी सर्विस होती है। तो हर खर्चा जो आप देखोगे, अकाउंटिंग फी देख लो, क्योंकि आपके अकाउंटिंग कर रहा है वो, आपको बेनिफिट मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, अकाउंटिंग करके मिल रही है, तो वो एक सर्विस है, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको अकाउंटिंग की फी देनी पड़ेगी। लीगल जो लॉयर्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ों को कैसे करना है, या आपका कोई केस लड़ रहे होंगे, उससे भी आपको सर्विस मिलती है। समझ रहे हो? तो जो भी खर्चे आप भरते हो सब में आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। और ये अक्रूवल जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो लॉ के साथ कनेक्टेड भी है, लॉ के साथ कनेक्टेड भी है। ड्यू होने का मतलब ही क्या है? कि जब आप लीगली बाइंड हो जाते हो। क्योंकि अगर आपने 30 दिन किसी से काम करवा दिया है, अब भले वो अगले महीने जॉब भी छोड़ के चले जाए ना, तो भी आपको वो 30 दिन का तो पैसा देना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप लीगली बाइंड हो गए हो। अब आप मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भाई? 30 दिन काम किया है, एग्रीमेंट है। समझ रहे हो? इसमें लॉ का भी कनेक्शन है। अगर आपने किसी का पैसा 1 साल तक यूज किया है, क्या आप इंटरेस्ट पे करने से मना कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल गया है, लीगली आप बाइंड हो गए हो पैसा देने के लिए। तो उसी को कहते हैं ड्यू। समझ में आ रहा है? तो ड्यू अक्रूव ये वर्ड बस अगर आपको पकड़ में आ गया और अगर आप इसको हर ट्रांजैक्शन में अप्लाई कर ले, तो बस आप मेरे स्टूडेंट बन गए। बस ये इतना ही फासला है। समझ रहे हो? ये चैप्टर 1 से बस यही फासला हमको मिटाना है। अक्रूवल को अच्छे से बस समझ लेना है, हर ट्रांजैक्शन में अक्रूवल कैसे होता है, हर ट्रांजैक्शन में क्या बेनिफिट मिल रहा है। बस ये अगर आपने मेरे साथ साथ बोल लिया, सोच लिया, समझ लिया, तो बात खत्म, आपको अकाउंटिंग आ गई। ठीक है? तो अक्रूव ये है। अब एक्सपेंस में क्या होता है? बराबर, एक्सपेंस एक्सपेंस कब होता है? क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। बेनिफिट्स जब रिसीव हो जाते हैं तो एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है? यहां कैश का कोई लेना देना नहीं है। फिर सर हमारी इनकम कब होती है? जब हम किसी को बेनिफिट्स देते हैं, व्हेन बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड या गिवन, जो भी लिखो। ठीक है? अगर आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो तो आपकी इनकम होती है।
तो अगर आपने कोई चीज का बेनिफिट दे दिया है, आपकी कमाई हो गई है। अब वो कल मिलेगी, परसों मिलेगी, नरसों मिलेगी, आपकी कमाई हो गई है। ठीक है, तो अगर आप गुड्स को बेच रहे हो, गुड्स को बेचना आपकी इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि गुड्स आपने दे दिए, अब वो गुड्स उसका हो गया, आपने उसकी ओनरशिप दे दी, अब वो गुड्स को अपने हिसाब से यूज कर सकता है। इसीलिए सेल जो होती है वो आपकी कमाई होती है, क्योंकि आप उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। ओनरशिप ट्रांसफर करना बेनिफिट देना होता है, आए ख्याल में? फिर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी को अपना पैसा यूज करने के लिए दिया है, समझो बात को, इमेजिन करो, अगर हम कैपिटल किसी और का ले सकते हैं तो हम भी तो किसी को पैसा दे सकते हैं ना। अगर हमारे पास पैसा खाली पड़ा है, हमारे पास कोई उसका यूज नहीं है, तो हम किसी को इंटरेस्ट पे दे देंगे। तो अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं यूज करने के लिए, तो हमको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमारा पैसा कोई और यूज कर रहा है, तो ये हम बेनिफिट दे रहे हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो हमारी इनकम मानी जाएगी। फिर अगर आपकी बिल्डिंग खाली पड़ी है और आपने किसी को रेंट पे दे दिया, तो रेंट आपकी इनकम हो जाएगी। रेंट रिसीव्ड नाम दे देंगे, समझ रहे हो? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब इनकम्स होती हैं, क्योंकि आप इसमें कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे होते हो। क्लियर है? तो पूरा जो अक्रूवल सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन बेनिफिट, दैट रिवॉल्व्स अराउंड बेनिफिट। ठीक है, इनकम एक्सपेंस। अब सर ये तो दो ही एलिमेंट हुए, इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस। इसका एक और अब पहलू है, ध्यान दो। तो अक्रूवल जो सिस्टम है, अक्रूवल जो सिस्टम है वो हर चीज में ड्यू बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, आप बाइंड कब हो रहे हो? अब ये एसेट्स पे कैसे आप लगाओगे? एसेट्स में भी आपको यही सोचना है कि आप बाइंड कब हो रहे हो। अगर मैं बिल्डिंग लेने जा रहा हूं, मुझे बताओ बिल्डिंग के पैसे देने के लिए आप कब लाइबल हो जाते हो? आए ख्याल में? उस पर अब लॉ है पूरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे कि या तो आपको पोजेशन मिल गई है, या तो अगर वो आपके नाम पे रजिस्टर हो गई है, विच एवर इज अर्लियर। पोजेशन मिल गया है तो भी आप पैसे देने के लिए लाइबल हो, या अगर आपके नाम पे रजिस्टर हो गई है, आप उसके ओनर बन गए हो, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। समझ रहे हो? ऐसे हर एसेट में आपको देखना होता है, तो उस डेट पे आपको वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप एसेट खरीद रहे हो, तो जब भी आप एसेट के ओनर बन जाते हो, आपके लिए वो एसेट बन चुका है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। पैसे आज दो, कल दो, परसों दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? सिमिलरली जब भी आप लोन ले रहे हो, तो जैसे आपने लोन ले लिया है, समझ रहे हो, जैसे आपने लोन ले लिया है वो आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अब वो आप लौटाने के लिए लाइबल हो। समझ रहे हो? तो ऐसा है। अब ध्यान दो, जब मैं एसेट कह रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, एसेट्स में थिंग्स भी आती है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो हमने बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स पढ़े हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो एसेट्स हैं जो आपने खरीदे हुए हैं। अब कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको पैसा मिलना है, मतलब जो इंसान है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है डेटर। डेटर कौन है? जिनको हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, उधारी में गुड्स बेचे हैं, तो उनसे हमको पैसा मिलना बाकी होता है, तो वो भी एसेट है। पैसा मिलना बाकी है तो वो भी एसेट है, पर वो तो इंसान है, इंसान का ग्रुप है, पर्सन है। समझ रहे हो? तो वो उसका क्या होगा? वो तो थोड़ी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब मैं सेकेंड इफेक्ट समझा रहा हूं। अक्रूवल में सेकेंड इफेक्ट होता है कि जब भी आपका खर्चा हुआ, ये तो एक इफेक्ट हुआ, जैसे सैलरी, सैलरी तो एक इफेक्ट हुआ ना। जब आप रिकॉर्ड करोगे कोई ट्रांजैक्शन को, हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो दो इफेक्ट होते हैं, मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। आए ख्याल में? तो जब आप कह रहे हो एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंस एक इफेक्ट हुआ ना, एक और इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट होता है लाइबिलिटी। एक्सपेंस से लाइबिलिटी बनती है कि आपको अब वो देना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी जो है ये मैक्सिमम टाइम्स पर्सन्स होते हैं, क्योंकि बेनिफिट किससे मिलेगा? बेनिफिट किससे मिलेगा? इंसान से ही मिलेगा ना। कुछ समझ में आ रहा हो? तो इंसान से ही आपको बेनिफिट मिलता है, और वो इंसान को आपको पैसा देना बाकी होता है, तो उसको आप लाइबिलिटी बनाते हो। तो जैसे मैं सैलरी की बात करूं, तो सैलरी मेरा खर्चा हो गया, वो एक बेनिफिट का नाम है। ध्यान दो, अब ये कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सिर्फ सैलरी वर्ड बोलूं तो सैलरी मतलब क्या? कि मैंने किसी का मतलब बेनिफिट लिया है, वो बेनिफिट बताता है। रेंट
बेनिफिट बताता है कि आपने बिल्डिंग यूज की होगी, इंटरेस्ट आपने किसी का पैसा यूज किया होगा। तो ये जो नाम है जो बेनिफिट बताते हैं ये एक्सपेंस होते हैं, समझ रहे हो। और फिर एक इंसान का नाम आएगा कि सैलरी है, आपको बेनिफिट किसने दिया, एम्प्लॉय ने दिया। रेंट बेनिफिट दे रहा है, तो ये बिल्डिंग किसने दी आपको, लैंडलॉर्ड ने दी। इंसान इन्वॉल्व है ना, भले बिल्डिंग बेनिफिट दे रही है पर बिल्डिंग देने वाला तो इंसान है ना, तो हम लैंडलॉर्ड को काउंट करेंगे। फिर जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी का कैपिटल यूज कर रहे हो, तो कैपिटल किसी इंसान ने दिया होगा, तो वो जो है लैंडलॉर्ड, या उसको क्या कहोगे, जो भी है बैंक वगैरह होगी, तो वो बैंक उसमें इन्वॉल्व होगी, समझ रहे हो। तो हर एक्सपेंस में एक पर्सन होगा, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि अब क्योंकि खर्चा हो गया है, खर्चा हो गया है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि अब वो आपको देना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, वो पेएबल हो गया है। तो पेएबल किसको, पेएबल टू अ पर्सन, और वो पर्सन को पेएबल है, इसीलिए उसको कहते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज अ कैटेगरी, लाइबिलिटी इज अ कैटेगरी कि ये सारे इंसान है जिनको आपको पैसा देना है, और यही अक्रूवल है कि खर्चा हो गया है मतलब अब आपको ये देना है। फिर आप कल परसों जरसों जैसे देना चाहो दे दो, ठीक है, वो एग्रीमेंट के ऊपर है। तो हर एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी, कोई ना कोई इंसान होगा जिसको आपको पैसा देना होगा। सिमिलरली जब भी आपकी इनकम हुई है, एक एसेट बनेगा। एसेट मतलब पर्सन, एक इंसान से आपको पैसा मिलना बाकी होगा। जैसे मैंने आपको अभी आपको एग्जांपल दिया, डेटर। सेल आपकी कमाई है, तो सेल किसको की है, डेटर को, तो डेटर से पैसा मिलना बाकी है, समझ रहे हो। तो ऐसे इंसान भी आते हैं एसेट्स में जिनसे पैसा मिलना बाकी है, समझ रहे हो। तो जैसे ही आपकी इनकम हुई है, साइमल्टेनियसली एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, उससे पैसा मिलना बाकी आपको दिखेगा। सिमिलरली जब भी आप कहोगे कि मेरा खर्चा हो गया है, एक लाइबिलिटी बुक्स में आ जाएगी कि आपको अब ये इस इंसान को पैसा देना बाकी है। क्लियर है। तो ये होता है सर अक्रूवल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अक्रूवल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अक्रूवल। तो ये होता है अक्रूवल, इसी को हर जर्नल एंट्री में आपको यूज करना है। क्लियर है। लिखो, लिख लो भाई। चलो बढ़े आगे, लिख लिया अच्छे से, पॉज करके आप लिख लो आराम से। चलो, तो ये सबसे बड़ा कंसेप्ट था, ठीक है, सिस्टम और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, चलो ये सेम है, इजी है। तो पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट्स, लाइबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड यानी वो कब रिकॉर्ड करोगे, टाइमिंग की बात की जा रही है, ठीक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कि वो कब रिफ्लेक्ट होंगे बुक्स में, इन द अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच एक्चुअल रिसीट्स और एक्चुअल पेमेंट्स आर मेड। तो एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसीट्स को आप रिकॉर्ड करोगे, उस टाइमिंग पे रिकॉर्ड करोगे जब कैश आ रही है या जब कैश जा रही है, कैश के मूवमेंट के हिसाब से अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसको कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट, लाइबिलिटी आर रिफ्लेक्टेड इन द पीरियड इन विच दे अक्रू। तो जब जो चीज अक्रू हो रही है, ड्यू हो रही है, तब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको कहते हैं अक्रूवल सिस्टम। उसी का एक और नाम है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस बेसिस ऑल्सो रेफर टू एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। तो अक्रूव क्या होता है, बस वही आपको समझना था जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसी को कहते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। ये दो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिकली सब कंसेप्ट ही हैं, तीन ये जो कंसेप्ट हैं ये अजम्पशन भी माने जाते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन क्या होता है,
अजम्पशन का मतलब है कि जो हम चीज मान लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि ये चीज ऐसी ही है। समझ रहे हो? मतलब उसको हम फैक्ट मान लेते हैं। कोई चीज है जो हम मान लेते हैं कि वो फैक्ट है और वो एग्जिस्ट करती है, उसको कहते हैं अजम्पशन। तो अकाउंटिंग करते समय कुछ चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ती है। तो 3 चीजें आप अज्यूम करते हो जिसको कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल यानी बेसिक, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये अजम्पशन है, ठीक है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। समझ में आ रहा है? वर्ड ही वैसा है। तो अब ये क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, कौन कौन से हैं और वो क्या अज्यूम करते हैं? ठीक है, ध्यान दो। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है? सबसे पहला अजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है? नाम में ही मीनिंग है। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। कंसर्न का मतलब है बिजनेस। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है? ये एक्चुअली अजम्पशन है अबाउट लाइफ ऑफ बिजनेस, ठीक है? अब बहुत ही बेसिक अजम्पशन है, ठीक है? आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो कि आप भी जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेते हो, सोचते हो, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी कितनी होगी ये भी तो उसमें इन्वॉल्व है ना। इनडायरेक्टली वो भी अज्यूम्ड है। कोई चीज़ मैं 5 साल बात करूंगा, मतलब 5 साल तक आप जिंदा रहोगे, ये आपने मान लिया ना। समझ रहे हो? जो भी आप अजम्पशन कर रहे हो, भाई ये डेट पे मैं रिटायर होऊंगा, मतलब उतने समय तक आप जिंदा रहोगे, आपका अजम्पशन हो गया ना। वैसे ही बिजनेस में, हर बिजनेस कब तक आप करने वाले हो, मतलब कब तक वो एक्चुअली चलेगा वो तो किसी को नहीं पता ना। समझ रहे हो? अज्यूम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ये प्री डिसाइड नहीं कर सकते हो कब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपको नहीं पता। कब आप मर जाओगे, आपको नहीं पता। बट बिजनेस करते करते आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं बिजनेस करने के। उसमें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये सोचना ही होता है कि यार बिजनेस करने कितना वाले हैं अपन। भाई अगर ये अपने आप बंद नहीं हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बंद नहीं हुआ, तो मेरा क्या इंटेंशन है, मेरा क्या अजम्पशन है, मैं क्या चाहता हूं कि मैं ये कब तक करूं। तो वो माइंडसेट आपका पहले होना चाहिए माइंड में, बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि आप ये बिजनेस कितने समय के लिए करने वाले हो। क्लियर है? तो अजम्पशन क्या है अब? कि लाइफ ऑफ बिजनेस इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, जो भी कहो, कि आप इनफाइनाइट समय तक बिजनेस करोगे, ऐसा मान के आप बिजनेस करते हो और ऐसा मान के आप अकाउंटिंग भी करोगे। समझ रहे हो? तो अकाउंटिंग में हम क्या अज्यूम करते हैं कि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो, मतलब आपका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट टाइम फ्रेम तक आपका बिजनेस आप करोगे, ऐसा हम मानेंगे ना। आपका इंटेंशन है बंद करने का, ना इवन इंटेंशन है उसको घटाने का। गोइंग कंसर्न है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, ये आपका अजम्पशन होता है। क्लियर है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है? आ जाओ, पढ़ते भी जाते हैं। सर्टन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions underlie the preparation and presentation of financial statement, ठीक है? अंडरलाई मतलब आपको मान के चलना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय कि कुछ assumptions होते हैं। They are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed। जो चीज assumed है वो बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो accepted होती है। समझ रहे हो? बिजनेस में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो करता हूं, क्योंकि वो आपका अजम्पशन है। समझ रहे हो? जो चीज अज्यूम्ड है वो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, सब लोग वैसा ही करते हैं। क्लियर है? डिस्क्लोजर इज नेसेसरी इफ दे आर नॉट फॉलोड। समझ रहे हो? मतलब इतना वो एक्सेप्टेबल है कि अगर वो आप नहीं कर रहे हो, जो पूरा गांव कर रहा है, आप भी वही करोगे, तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। पर अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो, आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, तब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि आप बताओ कि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैंने अगर ऐसा नहीं बताया, डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो लोग क्या समझेंगे कि मैं गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि वो तो अजम्पशन है। समझ रहे हो? तो लोग गलत इंटरप्रिटेशन न निकाल लें, गलत न समझ लें। इसलिए अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो
तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग वैसे भी समझ जाएंगे कि आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो। जो चीज़ वैसे भी समझने वाली बात है वो बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो और लोग समझ रहे हैं कि आप कर रहे हो, तब प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको खुद होके बताना चाहिए कि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ दे आर नॉट फॉलो, क्योंकि वो वैसे भी फॉलो हो रहा है ऐसा अजम्पशन होता है, तो फॉलो करते समय डिस्क्लोज करने की, बताने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो क्या होता है सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न, दैट इज एज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। ठीक है, जितना आप सोच सकते हो, जितना आपकी शक्ति है आगे सोचने की, 50 साल 100 साल फॉरसेबल फ्यूचर तक आप एग्जिस्टेंस में रहोगे, आप बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा आपका मानना है। इट इज अज्यूम दैट द एंटरप्राइज हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बंद करने को कहते हैं लिक्विडेशन, जो आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे। तो न तो आपका इंटेंशन है, न तो ऐसी कोई जरूरत है बिजनेस को बंद करने की, ऐसा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मानता है। ठीक है, और कर्टेलिंग, घटाने की भी जरूरत नहीं है, ना हमको घटाना है, क्योंकि घटाते 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 बंद भी हो सकता है। तो ना तो हमको घटाना है, कर्टेल करना है, ना तो हमको बंद करना है, हमको चलते रहना है। ठीक है, तो वो है कर्टेलिंग मटेरियली द स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मटेरियली मतलब बहुत बड़ा साइज, बहुत साइज ऑफ ऑपरेशंस आप कम भी नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो ऐसा आपका है assumption। ठीक है, नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और कर्टेलिंग मटेरियली। कर्टेलिंग मतलब घटाना, रिड्यूस करना, और मटेरियली मतलब बहुत ज्यादा, जिससे फर्क पड़ता है। तो इतना ज्यादा बिजनेस को घटाने का भी आपका कोई इरादा नहीं है, ऐसा मानता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मतलब ये लाइफ ऑफ बिजनेस के ऊपर अजम्पशन है कि लाइफ ऑफ बिजनेस कितनी होगी? अनलिमिटेड होगी, फॉरसेबल फ्यूचर तक, इंफिनिटी तक आप बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा आप मानते हो। क्लियर है? फिर आते हैं सेकंड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी का बेसिक मतलब यह है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अकाउंटिंग एक आर्ट है। तो कोई चीज को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। ठीक है, अगर मल्टीपल चीजें पॉसिबल हैं, सपोज कोई चीज को दो तरीके से किया जा सकता है, कोई भी चीज को दो तरीके से किया जा सकता है, आप तो एक्चुअली एक ही तरीके से करोगे ना। कुछ समझ में आ रहा है? कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ट्रांजैक्शन है, उसको अलग अलग तरीके से अगर रिकॉर्ड किया जा सकता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन को एक से ज्यादा तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा रास्ते हैं, तरीके हैं, तो आप तो कोई एक ही यूज करोगे ना। अब क्या आप हर साल अलग अलग तरीका चूज करोगे, या एक बार जो तरीका यूज कर लिया वो सेम रखोगे? तो इसके बारे में ये अजम्पशन है कि जब भी आप एक तरीका चूज करते हो, आप चूज कोई भी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जब आप कोई तौर तरीका, मेथड, ट्रीटमेंट, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, आप उस वक्त पहली बार जब आप चूज कर रहे हो ना, आपको फ्री हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी तौर तरीका आप चूज कर सकते हो। पर उसके बाद कंसिस्टेंसी आप पे अप्लाई हो जाएगा कि अब आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब एक जो तौर तरीका आपने अपनाया है, अब वो कंसिस्टेंट रखो, हर साल बदलो मत बिना कोई वजह। बिना कोई वजह आपका जो तौर तरीका है, आपका जो ट्रीटमेंट है, रिकॉर्ड करने का तरीका है, ट्रांजैक्शन को इफेक्ट देने का तरीका है, वो आप हर साल बदल नहीं सकते। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने ट्रीटमेंट्स को लेके। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं ये कहां अप्लाई होता है, मैं एग्जाम्पल भी देता हूं। इट इज अज्यूम्ड दैट अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, जो तौर तरीका होता है उसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग करने का तरीका, ट्रीटमेंट देने का तरीका, उसको कहते हैं पॉलिसी। वो आपकी पॉलिसी है कि आप कोई चीज को कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी आप उसको कहोगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो और अप्लाई आपको हर साल करना है। हर साल पॉलिसी को बिना वजह आप बदल नहीं सकते। क्लियर है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ठीक है, वन पीरियड टू अनदर आपको जो पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड
consistently from one period to another. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आता है, बहुत सारे आते हैं पर सब आगे आएंगे, अभी उतना अच्छे से आपको समझेगा नहीं, ठीक है, बट मैं फिर भी दे देता हूं ताकि आपको बाद में एटलीस्ट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक कंसेप्ट आता है, आप पढ़ते हो डेप्रेसिएशन। सर ये क्या होता है भाई, खतरनाक नाम लग रहा है, मोगेम्बो जैसा। डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन क्या होता है कि एक चार्ज होता है, चार्ज मतलब एक एक्सपेंस होता है, एक लॉस होता है कि जो डिपिक्ट करता है डिक्लाइन, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, कि हर एसेट की वैल्यू जो है वो हर साल कम होती है क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर आप खरीदते हो, फर्नीचर, हर फर्नीचर की एक लाइफ होती है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, लिमिटेड लाइफ होती है। ऐसा कोई फर्नीचर पैदा नहीं हुआ या मतलब बना नहीं है जो आप कहो कि अनलिमिटेड लाइफ है, कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी खराब नहीं होगा, कभी वो मतलब जिंदगी भर चलेगा, ऐसा नहीं होता। हर एसेट की एक लाइफ होती है। इसमें एक ही एक्सेप्शन होता है, लैंड। लैंड की कोई लाइफ नहीं होती है, लैंड की लाइफ इनफाइनाइट है, लैंड को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्लियर है। लैंड के अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। इवन आप सोचोगे तो बिल्डिंग की भी लाइफ लिमिटेड ही होती है, बिल्डिंग कभी ना कभी गिर जाएगी, 100 साल में गिरेगी भले या 125 साल में गिरेगी, डिपेंड करता है मटेरियल कैसा यूज किया है, करप्शन किया तो 50 साल में भी गिर जाती है, बट 50, 60, 100 साल लाइफ होती है एक बिल्डिंग की, पर वो भी लिमिटेड ही लाइफ मानी जाती है, क्लियर है। तो क्योंकि आप हर साल कोई एसेट को यूज कर रहे हो, वो खराब हो रहा है, पुराना हो रहा है, उसकी लाइफ कम होते जा रही है, या टेक्नोलॉजिकली वो पुराना होते जा रहा है, हो सकता है धीरे धीरे इतना पुराना हो जाए, टेक्नोलॉजिकली इतना पुराना हो जाए कि आप उसको खुद ही यूज करना बंद कर दो। कंप्यूटर, कंप्यूटर की लाइफ तो ज्यादा होती है ना। अगर आज मैंने एक लैपटॉप लिया, अब वो लैपटॉप को मैं ढंग से यूज करूं तो लैपटॉप तो 25 साल भी चलेगा। अरे पर क्या 25 साल तक मैं उसको चलाऊंगा? 25 साल की बाद की टेक्नोलॉजी तो कुछ और ही होगी ना। तो टेक्नोलॉजी वाले एरियाज में टेक्नोलॉजी के वजह से भी वो पुराना होते जाता है और इस वजह से भी उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, क्लियर है। तो वो होता है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक चार्ज है जो हम खुद रिकॉर्ड करते हैं। अब जब मैंने बिल्डिंग ली, अब बिल्डिंग तो वैसी ही रहती है, बिल्डिंग चेंज थोड़ी होती है हर साल, मतलब पुरानी होगी, बट मैं कह रहा हूं बिल्डिंग टूटते थोड़ी जाती है। एक ईंट गिर गई, हर रोज एक ईंट गिरते जा रही, ऐसा होता है क्या डिक्लाइन? या वो ऐसी पुरानी होती है क्या? नहीं, समझ रहे हो क्या? फिजिकली ऐसा कुछ होता नहीं है ना, मॉनेटरीली ऐसा होता है कि आपको हर साल पैसे देने पड़ते हैं, उसकी वैल्यू जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो क्या कुछ आउटफ्लो होता है क्या? नहीं, आउटफ्लो भी नहीं होता, ना आउटफ्लो होता है ना फिजिकली कुछ आपको दिखेगा, बट ये आपको पता है कि यार इतने साल बाद ये एसेट मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक अकाउंटिंग का कन्वेंशन है कि भाई आप जो आगे लॉस आने वाला है उसको आप पहले से रिकॉर्ड कर लो। एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। 50 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, 50 लाख की बिल्डिंग है और 50 साल की लाइफ है। तो मुझे बताओ आज जिसकी वैल्यू 50 लाख है, लैंड का वैल्यू छोड़ के, लैंड छोड़ दो, मैं सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। बिल्डिंग बनाने में मेरे को 50 लाख रुपए लग गए, तो बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है और बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है, ठीक है। मैं लैंड की वैल्यू, लैंड की लाइफ सब हटा रहा हूं, वो उसमें डेप्रीसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता। तो 50 लाख रुपए मुझे पता है कि 50 साल बाद उसकी वैल्यू होने वाली है 0, समझ रहे हो? 50 लाख रुपए 50 साल बाद 0 वैल्यू रखेंगे मेरे लिए। अब अगर मैं ये सब न करूं, ये सब डेप्रीसिएशन के पंगे में न जाऊं, तो क्या होगा? आज जो किताब के अंदर, बुक्स में, अकाउंट्स में जो 50 लाख दिख रहा है वो तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। 50 लाख तो खरीदते समय दे दिया है ना, आउटफ्लो एसेट्स का डे 1 पे चले जाता है और वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब क्या वो 50 लाख अपने आप कम हो रहा है क्या? नहीं, बुक्स में तो कम होगा ही नहीं ना, सीधे 50 साल बाद वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब आपका जो लॉस दिखेगा, एसेट की वैल्यू 50 लाख से जब 0 दिखेगी तो 50 लाख का नुकसान दिखेगा ना। वैल्यू 0 डिक्लाइन हो रही है एसेट की, तो वो लॉस होता है। तो ये 50 लाख का लॉस आप आखिरी साल में लेना चाहोगे या हर साल में थोड़ा 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 लेना चाहोगे? सोच के देखो।
सोच के देखो, क्या ज्यादा अच्छा होगा, क्या ज्यादा प्रूडेंट होगा, समझदारी किसमें होगी कि मैं 50th ईयर में, 50वें साल में सीधे 50 लाख का नुकसान मान लूं और पूरे 49 ईयर्स कुछ भी खर्चा लॉस नहीं आएगा? ये ज्यादा बेटर है या मैं हर साल 50 लाख को 50 से डिवाइड करके 1-1 लाख का नुकसान हर साल मान लूं? बुक्स में फिजिकली कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअल लाइफ में 1-1 लाख रुपए देना नहीं है, पर मुझे पता है 50 साल 50 लाख मतलब हर, समझ रहे हो? तो हर साल 1-1 लाख अगर मैं उसको नुकसान मानते जाऊंगा और हर साल 1-1 लाख कम होते 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 अपने आप किताब के अंदर भी वो जीरो हो जाएगी, तो ये बेटर होगा। क्योंकि मैं यूज तो 50 साल ही कर रहा हूं ना उसको, क्या मैं सिर्फ एक ही साल यूज कर रहा हूं? नहीं ना, क्योंकि मैं यूज हर साल कर रहा हूं, 50 साल उसका मैंने बेनिफिट लिया है। तो ये जो नुकसान हो रहा है ये भी 50 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डेप्रीसिएशन। अब मैं टॉपिक पे आता हूं, ठीक है, कि ये डेप्रीसिएशन जो होता है ना, इसमें मेथड्स होती है कि आप ये अमाउंट कैसे निकालोगे। आए ख्याल में? उसमें मेथड्स होती हैं, SLM, WDV, ये वो बहुत सारी मेथड्स होती है, मतलब उसमें भी अलग अलग तरीके हैं। अब जो आप एक बार यूज करोगे, अगर मैंने सपोज SLM यूज कर ली, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से मैं अगर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अब मुझ पे ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा कि अब मुझे हर साल SLM मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का। तो अगर मैं आज SLM यूज कर रहा हूं तो लोग मान लेंगे कि बाय डिफॉल्ट अब आप हर साल SLM ही यूज करोगे, ये अजम्पशन बन जाएगा। अनलेस आप खुद होके ना बताओ कि मैंने मेथड बदल दिए, बदल सकते हैं, बट उसके लिए कोई वजह होनी चाहिए, कोई आपके पास रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। बिना कोई रीजन, बिना कोई लॉजिक आप मेथड्स को नहीं बदलते, बदल ही नहीं सकते बिना कोई लॉजिक, इसीलिए ये अजम्पशन है। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्लियर है? तो ऐसे बहुत जगह है, बहुत सारी चीजें आप ऐसी पढ़ोगे जहां पे अलग अलग मेथड्स होती हैं, अलग अलग तौर तरीके, मेथड्स अलाउड होती है। तो जो भी आप यूज करोगे हर साल बस आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है एज पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्लियर है? आ रहा है क्या ख्याल में? तो इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले। क्लियर है? लिखते जाना आप जो मैं लिखते जा रहा हूं। चलो भैया, थर्ड अजम्पशन पे आते हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, अक्रूवल। मतलब बेसिस का भी अजम्पशन है कि बाय डिफॉल्ट हमारा अजम्पशन होता है कि हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही यूज कर रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड मेथड है, इतनी ज्यादा अच्छी मेथड है कि हमारा अजम्पशन ही है कि हम अक्रूवल अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेसिस यूज नहीं होती। क्लियर है? तो अक्रूवल क्या होता है तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर अक्रूव्ड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इनकम एंड एक्सपेंस अक्रूव। इनकम का ही दूसरा नाम होता है रेवेन्यू, ग्रॉस इनकम मतलब रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, अदर नेम है। ठीक है, तो वो है रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर अक्रूड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगी? जब वो अर्न की जाएगी। एंड कॉस्ट व्हेन दे आर इंकर्ड, खर्चा इनकर होता है, रेवेन्यू अर्न होती है, तो जब वो अर्न या इनकर होगी तब आप उसको रिकॉर्ड कर लो। एंड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड, कैश फ्लो के हिसाब से रिकॉर्ड मत करो। जब वो कमाई हो गई है आप रिकॉर्ड कर लो, जब आपका खर्चा हो गया है, अक्रू हो गया है, तब आप उसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच दे रिलेट, मतलब इन विच दे अक्रूव। ठीक है, जब वो अक्रू हो रहे हैं उस साल में इनको रिकॉर्ड करो। दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो ये तीन अजम्पशंस हैं आपके, ये तीन अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट। ये सब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ इसमें अलग क्या है कि ये अजम्पशन है। बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि आप ये तीनों फॉलो कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, एक आध कंसेप्ट भी अगर आप एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई रीजन है, तो आपको अलग से बताना पड़ेगा कि मैंने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया है, मैंने अक्रूवल नहीं फॉलो किया है, मैंने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किया है, आपको अलग से बताना पड़ेगा अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो दिस इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, कुछ लिखना हो तो लिख लो। चलो, ठीक है,
तो आज हमने दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है, यहाँ से अब आपका सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग यानी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और हमने पढ़ लिए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, अब मैं कल आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा अकाउंटिंग कंसेप्ट, और भी क्या अकाउंटिंग के कंसेप्ट होते हैं जो फॉलो होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के नाम पे। और भी कुछ कंसेप्ट मैं आउटसाइड द बुक्स आपको बताऊंगा, वो आपको लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, वो समझने के लेकिन आपको काम आएंगे। तो ये जो बुक में आपके दिए हैं ये तो मैं सब पढ़ाऊंगा ही, इसके अलावा भी एक दो कंसेप्ट और एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो मैं लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि वो आगे अकाउंटिंग करते करते, जर्नल एंट्री पास करते करते आपको यूज करने हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना कि मेरे जो लेक्चर्स हैं 45 to 50 मिनट्स ही होते हैं। ठीक है, 50 मिनट यानी एक आध घंटे से ऊपर नहीं होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग झेल ही नहीं सकते मेरे को। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, 45 मिनट्स के ही हैं भाई, 45 मिनट्स तो एक जगह पे बैठ जाओगे। अगर आप CS एस्पिरेंट हो, वाकई में आपको CS करना है, तो एक घंटा तो अपने आप को एक जगह पे टिका सकते हो आप। ठीक है, इतना मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे एट अ स्ट्रेच नहीं पढ़ाता। ठीक है, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे, और 45 मिनट्स भी नहीं झेल पा रहे हो तो ब्रेक ले लो। रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस का ही तो फायदा है ना। आप ब्रेक ले लो, पॉज कर लो, खा पी लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, जो भी करना है कर लो, फिर वापस आ जाओ। एक पार्ट एक ही स्ट्रेच में देखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो। अगर आपको ब्रेक लेने की नीड फील हो रही है, आप ब्रेक ले लो, क्लास को पॉज करके जो भी है कर लो, फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक गाना सुन लो, ज़बरदस्ती मेरे से गाना मत गवाओ, कॉमेडी का एक आध वो रील देख लो, फनी रील्स देख लो, ज़बरदस्ती मेरे को फनी होने के लिए मत बोलो। ठीक है, तो मैं तो कट टू कट पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कट टू कट पढ़ाऊंगा, पूरा टाइम मेरा आपको पढ़ाने में, कंसेप्ट क्लियर करने में और रिवाइज करने में ही जाएगा। ठीक है, जहाँ थोड़ा बहुत मोटिवेट करना होगा मोटिवेट भी कर दूंगा, बट कॉमेडी, नाच गाना, डांस ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आप वो खुद अपना ख्याल रखें खुद अपना ख्याल रखें। बोर हो रहा है, पॉज करके फ़नी वीडियोस देख लें। आपको खुद को नाचने की इच्छा हो रही है, वीडियो पॉज करके गाना लगा के आप खुद ही नाच लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबके अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट एक एक अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, समझना बहुत पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, और बिलीव मी ये जो 3-4 चीज़ें हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये बस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब धीरे धीरे स्पीड मेरी बढ़ते जाएगी, आए ख्याल में, क्योंकि आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आती जाएगी कि कोई चीज़ हम क्यों करते हैं, कोई चीज़ हम क्यों करते हैं। जैसे हम अभी मैं अगर आपको बताऊंगा कि हम मेथड्स सेम रखते हैं, तो आपको तुरंत क्लिक होगा, हाँ यार कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है ना, वो तो हमारा अजम्पशन है, हम कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, इसीलिए हम मेथड को नहीं बदलते। ऐसे हर चीज़ में आपको लॉजिक समझ में आएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अकाउंटिंग कंसेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।